आजकल लगातार क्लास चल रही होती है। अच्छा हुआ कि मैंने चेक कर लिया, पता चलता कि बैटरी खत्म हो चुकी थी, एकदम खत्म होने वाली ही थी। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे सर तो पहले से चेक कर लिए होते, ये वो। लगातार क्लास चलती है बच्चों, मैं बता रहा हूँ। सुबह 8 बजे से जो क्लास शुरू होती है और रात के 10:30 बजे तक, बीच में आधा घंटा कहीं गैप होता है, ये तो क्लास चलती ही रहती है हमेशा। खैर, शुरू करें। शुरू करें। आवाज क्लियर है? सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है? टेंस हम लोग पढ़ रहे थे और टेंस के 3 क्वेश्चन को इसको मैं चार्ज में लगा देता हूँ, नहीं तो पता चले कि अगले बैच में फिर श्री राम राम। तो जब तक इधर ये कभी बंद नहीं होता है चार्ज होना, ये हमेशा लगा ही रहता है बेचारा। तो 3 क्वेश्चन से लेते हैं, 3 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे पास, और टेंस का चल रहा था, टेंस का स्ट्रक्चर चल रहा था। टेंस के स्ट्रक्चर में हम लोग चलते हैं। टेंस, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. After you will return from New Delhi, I will meet you. तो जब तुम दिल्ली से लौटोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। जब तुम दिल्ली से लौटोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। सेकंड, if you're coming if you are coming if you are coming home tomorrow, let me know at what time
I can expect you. Let what time I can expect you, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर. तीसरा, I now am knowing all the facts about him, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर. कोई गलती नहीं तो नो एरर. आराम से बनाइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए. जवाब हम देंगे वाली बात एक मूवी का नाम था, जवाब हम देंगे, जवाब हम देंगे. ओके, आप लोग को तो जवाब नहीं करना मूवी का, आप लोग को सीधा आंसर देना है. तो आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, कि जब तुम न्यू दिल्ली से लौटोगे, जब तुम न्यू दिल्ली से लौटोगे, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू. तो क्या बताया था, रूल याद है ना? रूल क्या बताया था कि जब कोई टाइम क्लॉज हो, कंडीशन क्लॉज हो, जिसमें कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब तुम दिल्ली से वापस आओगे, जब दिल्ली से तुम लौटोगे तो मैं तुमसे मिलूं. क्या यही कह रहा हूं? आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, कि जब तुम दिल्ली से लौटोगे और तुम्हारे दिल्ली से लौटने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा. तो तुम्हारे दिल्ली से लौटने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, ये टाइम क्लॉज ही तो है, टाइम क्लॉज ही है. और मैंने यही कहा था कि प्रेजेंट से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ इस तरह कंडीशन होगी, जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा, जब तुम पढ़ोगे तो पास करो, इस तरह का सेंटेंस होना चाहिए था. तो टाइम क्लॉज की बात होगी, और कनेक्टेड इसमें आफ्टर भी है, व्हेन भी, इस तरह के वर्ड्स भी, और टाइम क्लॉज भी है. प्रेजेंट से भी रिलेटेड है, किसी प्रेजेंट से जोड़कर बात कर रहा है ना? तो इतनी कंडीशंस की जब बात होती है, जब इतने कंडीशंस को हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या बताया गया था? तो इतने कंडीशंस के ऐड होने पर बात हुई थी कि टेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट. भले हिंदी में मीनिंग फ्यूचर ऐसा निकलेगा, जब वो आएगा तो तुम चले जाना. तो जो टाइम क्लॉज वाला जो पार्ट होता है, जो टाइम क्लॉज वाला पार्ट होता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट. यही बात हुई थी. तो ये टाइम क्लॉज यहाँ शुरू हो रहा है आफ्टर से, तो ये क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट. मतलब यू विल की जगह क्या होता है? यू रिटर्न होना चाहिए था. आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, जब तुम न्यू दिल्ली से लौटोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा. अगला क्या? इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू, कि अगर तुम कल आ रहे हो घर तो मुझे बताओ कि मैं किस समय तुम्हारा इंतजार करूं. अगर तुम कल घर आ रहे हो, तो मान लो कोई घर आ रहा है तो भी लोग उसकी तैयारी करेगा, स्वागत का, वेलकम का, बहुत दिनों के बाद आ रहा हो, तो लोग कहेगा ना कि अगर तुम अगर कल घर आ रहे हो, अगर तुम्हें कल घर आना है तो मुझे बता दो कि भाई किस टाइम में तुम्हारा वेट करूं, किस टाइम में तुम्हारा इंतजार करूं, किस किस समय में, मैं कब तक उम्मीद करूं कि तुम आ जाओगे. यही कहना चाहिए, मैं कब तक उम्मीद करूं, कब तक तुम आ जाओगे. तो फिर ये कंडीशन है कि अगर तुम आ रहे हो, अगर तुम आने वाले हो, ये तो कहना चाह रहा है, अगर तुम कल आ रहे हो, अगर तुम कल आओगे, या अगर तुम कल आने वाले हो. हिंदी में चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन है तो ये टाइम क्लॉज और कंडीशन क्लॉज है. कहना तो हम इतना ही चाह रहे हैं कि अगर तुम कल आ रहे हो, अगर तुम कल आना चाहते हो, अगर कल तुम आ रहे हो, या अगर तुम कल आना चाहते हो, या तुम अगर कल आओगे तो मुझे टाइम बता दो किस समय मैं तुम्हारा उम्मीद करूं. ये तो सेंटेंस है, यही तो सेंस है ना, यही सेंस है. क्लियर है? तो अगर यही सेंस है तो ये टाइम या कंडीशन क्लॉज हो, तो टाइम या कंडीशन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए. ये क्या लिख दिया है? यू आर कमिंग. तो यू आर कमिंग की जगह क्या होना चाहिए था? इफ यू कम होम टुमारो, इफ यू कम होम टुमारो. इसमें क्या? आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम. अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में लगेगा हमें कि ठीक तो है, हिंदी में लगेगा कि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सही बात हो रही है. क्या लगेगा? कि बिल्कुल सही बात हो रही है, होना यही चाहिए था. लेकिन हिंदी में हमें ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल सही हो रहा है, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्या सही कह रहे हैं भाई? तो अब मुझे सब कुछ पता है, जो तुम कहना चाह रहे हो मुझे सब कुछ पता, मैं सब कुछ जान रहा हूँ. यही कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे सब कुछ पता है जो मैं जान रहा हूँ. आई एम नोइंग
एवरीथिंग अबाउट हिम, एक सेकेंड, कि जो मुझे उसके विषय में जानना चाहिए मुझे सब कुछ पता चल गया या मैं सब कुछ जान रहा हूँ, यही कहना चाह रहे हैं, यही बात हो रही है। तो अगर हम ये बात कहना चाह रहे हैं या ये बात हो रही है तो इसको हम लोग थोड़ी सी कैसे बात करें, कैसे बात करें। एक्चुअली ये इतना नजदीक हो जा रहा था कि मैं अगर इधर आता था तो ये टच कर जा रहा था इसमें। ओके इसे लगता है आगे पीछे कर दिया। ओके तो मैं कहना ये चाह रहा था या ये कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि नाउ आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, कि अब मैं उसके विषय में सब कुछ जान रहा हूँ, ये कहना चाहिए। हिंदी में कहते भी ऐसा, अब मैं इसके विषय में सब कुछ जान रहा हूँ, अब मैं सब कुछ जान रहा हूँ। लेकिन नो क्या है, मेंटल एक्शन है। तो मेंटल एक्शन का जो वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था, इसमें क्या कर दिया, आई एम नोइंग कर दिया, गलत हो गया। तो आई एम नोइंग की जगह क्या होगा, नो। नाउ आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, हर एक चीज को। और हर एक चीज को ध्यान में रखकर ही जब बात करेंगे, हर एक चीज को जब समझ कर बात करेंगे, तो आप या सिंपली ये समझिए कि अगर सारे रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे, जितनी बातें डिस्कस हुई है उसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे और बार बार क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ रूल ही जरूरी नहीं होता है, रूल के साथ साथ क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन पर मैं इतना फोकस करता हूँ। रूल तो एक बार में खत्म हो जाता है, 10 12 15 रूल तो खत्म हो गए। अब ये जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस उस रूल को क्या करता है, प्रैक्टिस परफेक्ट कर देते हैं। तो पहले रूल और रूल के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, पहले रूल और रूल के बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बात पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, हम लोग की जो दुनिया चल रही थी वो किस पे चल रही थी, स्ट्रक्चर पे चल रही थी हम सबकी दुनिया। और स्ट्रक्चर में पिछली क्लास में हम लोग, ये रेड जो है ब्लैक पर ठीक से दिखता नहीं, दूसरा कलर लेते। स्ट्रक्चर में हम कल पिछली क्लास में जो हम लोग रुके थे, तो इस बात पे आके रुके थे कि मुझे आपको दिखाना था कि जब हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज, की अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज, तो प्लस नाउन की, तो जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव की जब बात होती है, तो इंग्लिश ग्रामर ये कहता है कि जब हम इसकी नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के तो बनेगा नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें ऑलरेडी है ही है। अब इस पोसेशन वाले में फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर ये कहता है कि सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पहले डू या डज लगाइए, फिर नॉट लगाइए, और डू और डज एक बार लग जाने के बाद, चाहे डू लग जाए चाहे डज लगे, तो जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहे वो क्या हो गया, डू हो गया या डज आ गया, दो में से एक कोई हो गया। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ जाएगा। इसलिए बाद में यहां पर सिर्फ हैव, जो भी सिंगुलर या प्लूरल होना होता है वो यही होता है। अगर एक बार सिंगुलर प्लूरल हो जाने के बाद जो वर्ब होता है वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है, इसलिए आपने बचपन में पढ़ा होगा डू डज प्लस भी वर्ब। तो सिंगुलर या प्लूरल तो जो होना था यहाँ हो गया, तो एक ही के लिए दो बार वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, फिर वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में आता है, और वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना। वर्ब का बेसिक फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, जैसे हम कहते हैं गो, तो यही तो प्लूरल है। और हैव और हैज, तो हैव और हैव में हैज क्या, हैव क्या है, बेसिक फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल है। तो वर्ब हमेशा अपने बेसिक फॉर्म में प्लूरल होता है। तो इस स्ट्रक्चर में दो बातों को ध्यान रखेंगे, और ये दोनों बातें आगे भी काम आएगी, कि सब्जेक्ट के हिसाब से किसी भी वर्ब को हम एक ही बार प्लूरल बनाएंगे, एक ही बार फॉर्म चेंज करते हैं। एक बार अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लिख दिया, तो बाद में इसी के लिए अगर फिर दूसरा सब्जेक्ट रिपीट होता, दूसरी कोई बात होती तो बात करते, इसी सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब को दोबारा सिंगुलर नहीं बना सकते हैं या प्लूरल नहीं बना सकते। एक बार अगर हम प्लूरल मान के डू लिख दिया तो ठीक है, बस हो गया, इसके बाद डज लिख दिया तो हो गया। अब जो वर्ब आएगा एक बार सिंगुलर या प्लूरल होने के बाद, वो हमेशा बेसिक फॉर्म में आता है, बेसिक।
और वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर डू डज डिड लिख दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आपने लिखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दिया डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ, तो आपका सेंटेंस ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डू और डज के साथ ये जो है वर्ब का बेसिक फॉर्म है। हैव और हैज में हैज बेसिक फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है बेसिक फॉर्म? क्योंकि हैज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का बेसिक फॉर्म नहीं होता। जैसे गो है और ये गोज है, तो वर्ब का सिंगुलर बेसिक फॉर्म गोज नहीं होता है, क्या होता है? गो, जो कि प्लूरल है। तो ये समझने की बात। इससे नाउन बेसिकली सिंगुलर ही होता है, सॉरी हाँ, और उससे प्लूरल बनाने के ऊपर से एस और यस लगाया जाता है। ऐसी बात वर्ब के साथ होता है, लेकिन अपोजिट होता है कि वर्ब बेसिकली प्लूरल ही होता है, वर्ब बेसिकली प्लूरल ही होता है, और उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस और यस लिया जाता है। ये फर्क है नाउन और वर्ब में, कि नाउन बेसिकली सिंगुलर होता है, उसमें एस और यस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना आर्टिफिशियल है, अननेचुरल है, क्योंकि वो बेसिक फॉर्म में सिंगुलर था, एस आपने ऊपर से लगाया तो प्लूरल बना। इसी तरह से वर्ब के साथ थोड़ा सा अपोजिट होता है कि वर्ब का प्लूरल होना नेचुरल है, और वर्ब में अगर एस और ईएस ऊपर से लगाते हैं तो ये आर्टिफिशियल है। तो वर्ब में एस और ईएस जब जोड़ रहे हैं, आर्टिफिशियलिटी जब जोड़ रहे हैं, तो वर्ब सिंगुलर होता है। यानी वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में प्लूरल होता है, एस और ईएस लगने से सिंगुलर होता है। नाउन अपने बेसिक फॉर्म में सिंगुलर होता है और एस और ईएस लगने से प्लूरल होता है। क्लियर है? ओके तो इसलिए एक बार डू डज नॉट लगा दिया तो फिर हैव आता है, उसके बाद जो नाउन है वो आ जाएगा, जो नाउन है अपना नाउन आ जाएगा। जैसे हमको कहना था कि भारत के पास यूरेनियम नहीं है, तो नॉर्मली लोग बनाने वाले ऐसे बनाते हैं, इंडिया हैज नो यूरेनियम, चलता है ये भी। अगर हम ये लिखें इंडिया हैज नॉट यूरेनियम, तो ये भी वर्केबल है, लेकिन दोनों में से बहुत अच्छा कोई नहीं माना जाता। इन सब से बढ़िया, इन सब से बेटर माना जाता है इंडिया डज नॉट हैव यूरेनियम। ये सबसे ज्यादा बेहतर है, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो ये करके आइएगा। ये तीनों ऑप्शन अगर हो सेंटेंस में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गए, ये तीनों ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन करके आना है। इसी को और कॉमन एरर में ऐसे भी पूछता है, लिख दिया ही डज नॉट हैज फ्रेंड्स, ही डज नॉट हैज फ्रेंड्स। तो कई स्टूडेंट क्या करके आ जाएंगे, देखिए ठीक है इसमें एरर करने की क्या जरूरत है, लेकिन इसमें गलती हो गई। ही डज नॉट हैज फ्रेंड्स नहीं होगा, क्या होगा? ही डज नॉट हैज का क्या हो जाएगा? हैव। कि एक बार डू या डज ही के हिसाब से जो होना था सिंगुलर या प्लूरल हो गया, यहाँ इंडिया के हिसाब से डज लग गया, सिंगुलर हो गया, यहाँ ही के हिसाब से डज लिख दिया। अब यहाँ हैज की जगह क्या होना चाहिए था? हैव। वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में होगा, और वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है, और हैव जो है बेसिक फॉर्म है, और हैव हमेशा प्लूरल होता है। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे हमने कहा कि मुझे तो कोई समस्या नहीं है, तो वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स, कि हमें तो भाई कोई समस्या है ही नहीं, तो बिल्कुल सही है, वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स। ठीक है, ए बी सी करके आते तो नो एरर होता है इसमें, डी नो एरर, वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स, हमें कोई समस्या नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना, और स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं रखोगे तो नरेशन में गलती होगी, वॉइस में गलती होगी, क्योंकि नरेशन वॉइस जो है टेंस का ही खेल है। अगर टेंस पे बहुत बढ़िया कमांड है तो वॉइस यू बन जाएगा, टेंस और प्रोनाउन पे बहुत अच्छा कमांड है तो नरेशन यू बन जाएगा। सिर्फ टेंस पर कमांड होने से वॉइस चुटकियों में बन जाएगा, लेकिन नरेशन पे चुटकियों को बनाने के लिए आपको टेंस के साथ साथ प्रोनाउन पे भी कमांड करना पड़ेगा, टेंस भी और प्रोनाउन भी, और थोड़े बहुत मॉडल्स पे। तो मॉडल्स टेंस पर ये नरेशन में ये तीन है कि मॉडल्स बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए,
टेंस बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए और प्रोनाउन बहुत अच्छी तरह। ये 3 चीज अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो नरेशन चुटकियों में बना देंगे। वॉइस में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, वॉइस में जरूरत पड़ती है सिर्फ टेंस की। है तो ये था नेगेटिव सेंटेंस, बना लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो डू डज का ये नेगेटिव सेंटेंस था। यही रूल लगाते हैं हम लोग किस पे, इस पे भी। किस पे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो जब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब, तो बिना हेल्पिंग वर्ब का तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता है। बिना हेल्पिंग वर्ब का तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता है। तो अगर V1 है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लाना पड़ेगा, डू। और अगर V5 है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लाना पड़ेगा, डज। ये पहचानना पड़ेगा आपको कि किसका नेगेटिव बना रहे हैं। V1 वाले का नेगेटिव बना रहे हैं तो डू, V5 का नेगेटिव बना रहे डज। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लिख रहे हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें डू लाना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसका नेगेटिव बनाना हो तो हमें क्या लाना चाहिए, डज। और उसके बाद दोनों के बाद क्या होगा, नॉट। और फिर चाहे डू हो चाहे डज हो, जो एक बार बन जाएगा उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म। बेस फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि जो भी आपको करना था सिंगुलर या प्लूरल आपने पहले डू डज से कर दिया, हेल्पिंग वर्ब से उसको बना लिया। तो एक बार जब वर्ब ऑलरेडी प्लूरल हो चुका है तो अब जब वही वर्ब के लिए, उसी सब्जेक्ट के लिए वर्ब आ रहा है तो वो अपना बेस फॉर्म में है क्योंकि जो भी करना था आपने पहले ही कर दिया। अब सपोज करो कि हमें कह रहा है कि सूरज पूरब में पश्चिम में नहीं उगता, सूरज पश्चिम में नहीं उगता। अब V1 V5 से बनना है इसमें, अब नेगेटिव बना रहे हैं द सन। तो द सन क्या है, सिंगुलर है। अब सन के साथ क्या होगा, डू होगा कि डज होगा, तो डज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो डज नॉट, फिर राइज, डज नॉट राइज इन द ईस्ट। एग्जाम में अक्सर क्या करेगा, एग्जाम की राइजेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है कि द सन डज नॉट राइजेस, द सन डज नॉट राइज। कई बार ऐसा कर चुका है कि द डज नॉट भी लिख देगा, राइजेस भी कर देगा। जैसे लिखा सी डज नॉट हेल्प्स कि मी, कि वो मेरा मदद नहीं, वो मेरी मदद नहीं करती। सी डज नॉट हेल्प्स मी, कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहाँ हेल्प्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सी डज नॉट हेल्प मी। एक बार डू डज आ गया तो हेल्प, कई एक दो बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। प्लूरल अगर है तो जैसे हमने लिखा वी डू नॉट बिलीव इन टेरर, कि हम आतंक में विश्वास नहीं करते। दोनों की वी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो डू लगा दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज लगा दीजिए। उसके बाद लेकिन जो वर्ब होगा हमेशा बेस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। बिलीव क्या फर्स्ट फॉर्म है, बिलीव्स क्या होता है फिफ्थ फॉर्म होता है, और वी के साथ वैसे भी बिलीव्स नहीं आ सकता। तो आपको जहां हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, जहां हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है वहां तो उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज से, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू से। और डू डज लग जाने के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ध्यान रह जाएगा। क्लियर, ओके, यहाँ तक बात। और ये क्वेश्चन में पूरे थ्री क्वेश्चन जो लाता रहूंगा उसमें इस तरह क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखाऊंगा। अब आते हैं हम लोग इसी के इंटरोगेटिव पे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस बात पर ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस बात पर ध्यान देना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो नॉर्मली हम समझ रहे हैं क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस, ऐसे को हम क्या कहेंगे, इंटरोगेट, इंटरोगेट या आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना, इंटरोगेट। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन दो तरह का होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन हमेशा दो तरह का होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, ये नरेशन में बहुत मदद करता है। ये चीज अगर आप नरेशन में ध्यान नहीं रखेंगे तो नरेशन का एक क्वेश्चन तो इंटरोगेटिव वाला हमेशा गलत हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा।
नरेशन में। अगर इस छोटी सी जो बात अभी, और ये कहने के लिए सिर्फ छोटी बात है, बहुत लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं होता है, अभी पता चलेगा क्या पता नहीं होता। सुनते बहुत है, जानते सब है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्या और उसका यूज कैसे होता है ये नहीं जानते, जिसकी वजह से वो यूज नहीं कर पाते। खाली सुन लेने से कई बातें होती है वो समझ में नहीं आता, एरर नहीं कर पाते हम लोग। तो यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एस क्वेश्चन सुनते हैं बहुत लोग हैं, लेकिन इसके एक्चुअली है क्या और इसका क्या ग्रामर में क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो हमें नहीं पता रहता, खाली नाम सुना रहता है, तो उससे बात नहीं बनती। तो यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एस क्वेश्चन। एक बात समझिए, जैसे कोई भी आपसे पूछेगा कि क्या की इंग्लिश क्या होती है, किसी ने पूछा कि भाई क्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में इंग्लिश में हिंदी में क्या हो तो इंग्लिश में क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश क्या होगी, यानी क्या, ये जो वर्ड क्या है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो तुरंत लोग का जवाब आता है, फटाक से जवाब आ जाएगा व्हाट। तो यही मैं आपको बताने की, जो समझदार है कभी जवाब नहीं देगा कि क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं या व्हाट की हिंदी क्या होती है, कोई समझदार व्यक्ति जवाब नहीं देगा, और आज के बाद आप भी जवाब नहीं देंगे, कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि देखो या तो क्या की कोई इंग्लिश ही नहीं है, या अगर क्या की इंग्लिश पूछ रहे हो तो ईमानदारी से दो इंग्लिश है, क्या बताओगे कि क्या की दो इंग्लिश होती है, ऐसे ही जवाब देना। पूछेगा अच्छा चलो हिंदी में, अगर हिंदी में किसी सेंटेंस में क्या लिखा है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, तब बताओगे कि जरूरी नहीं कि उसकी इंग्लिश हो, क्योंकि क्या की दो इंग्लिश होती है। एक इंग्लिश तो क्या होती है वर्ड पता ही है, दूसरा इसकी कोई इंग्लिश ही नहीं होती है, नो इंग्लिश। यही समझना था, क्या की कोई इंग्लिश ही नहीं होती कई बार, तो कब क्या की इंग्लिश व्हाट होती है और कब क्या की कोई इंग्लिश ही नहीं होती है, ये बहुतों को समझ में नहीं आता है। तो ध्यान रखना, अगर क्या का इस्तेमाल आपने ऐसे किया है कि जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो वहां क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, लिख लो इसको। अगर क्या से हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब हाँ या ना हो सकता है, यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन, लिखते जाओ, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है उसी को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो इसी बात को लिखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन यस नो है, अगर क्वेश्चन का जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, तो फिर क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती। तो फिर इंग्लिश बनेगी कैसे, तो सिर्फ हम क्या करते हैं यस नो क्वेश्चन में इंग्लिश में क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं और जो लिखना होता है लिख लेते हैं और मार्क कंट्रीब्यूशन लगा देते हैं। ध्यान से लिखो, समझ के लिखो। क्या कि अगर हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, अगर ऐसा सवाल पूछा गया है या ऐसा प्रश्न पूछा गया है या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो वहां क्या की इंग्लिश नहीं होती है, या वहां क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होती है। जरा इसको एग्जाम्पल समझो। जैसे हमने किसी से पूछा क्या तुम खा रहे हो या क्या तुम खाते हो, यहाँ क्या का इस्तेमाल तुमने किया, या हमने ऐसे पूछा तुम खाते हो क्या का इसमें भी इस्तेमाल किया। तो एक में हमने क्या का इस्तेमाल, हिंदी लिखते जाओ फटाफट, ये दोनों सेंटेंस जो मैंने कहा इसको लिख लो, क्या तुम खाते हो क्या, फटाफट लिख लो, क्या तुम खाते हो क्या। तो क्या तुम खाते हो, सामने वाला कह सकता हाँ, नहीं नहीं नहीं। तुम खाते हो क्या, तो नहीं 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 मैं नहीं खाता हूँ। यानी क्या तुम खाते हो क्या तुम चल रहे हो, तुमको चलना है क्या तुम बैठते हो, क्या तुम बैठना है तुमको क्या। तो इस दोनों का जवाब हाँ या ना हो सकता है। तो इस दोनों सेंटेंस में क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। हिंदी लिखा, हिंदी लिखो, क्या तुम पढ़ते हो क्या, तो दोनों में क्या है, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो क्या होगा, डू यू रीड अ बुक। अगर हम ये बना देंगे व्हाट डू यू रीड अ बुक, तुम पढ़ते हो क्या, तो बिल्कुल सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अगर ऐसा बना, हमें किसी ने कहा कि तुम पढ़ते हो क्या कोई किताब, तुम पढ़ते हो क्या कोई किताब, और हमने बना दिया व्हाट डू यू रीड ए बुक, और हमने इंग्लिश में कहा कि भाई इसमें क्या तो था, क्या का इंग्लिश हमने व्हाट बनाया है, तो व्हाट डू यू रीड अ बुक, तो व्हाट आपने लिख रखा है, इधर बुक भी लिख रखा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जहां हाँ या ना में जवाब होना है, क्या तुम किताब पढ़ते हो क्या, जहां जवाब सिर्फ हाँ या ना है। यही चीज आपको नरेशन चेंज करते ध्यान रखना पड़ेगा। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है नरेशन चेंज करने में,
और जिसमें जिसका जवाब हाँ या ना होता है, कनेक्टर का इस्तेमाल सिर्फ उसी में करते हैं, ध्यान रखना, कनेक्टर का इस्तेमाल सिर्फ उसी में करता है। अगर जवाब हाँ या ना में नहीं कुछ और में, तो उसमें कनेक्टर का इस्तेमाल कभी नहीं होता। इसी चीज से कई ऑप्शन छट जाते हैं नरेशन में, और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ तो ये बताता हूँ। तो ये गलत हो गया भाई आपका, और इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट हटाना पड़ेगा। तो यस नो क्वेश्चन है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद जो भी आना रहता है, आपको V1 आना है कि क्या आना है, वो आप बाद में लिखते रहेंगे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, तुम्हारे पास कलम है क्या, तो हम आराम से लिख सकते हैं डू यू हैव अ पेन, कि तुम्हारे पास कलम है क्या। तो इसमें वर्ड तो नहीं लिखा, या हिंदी में कोई आपसे पूछने वाला ऐसा ही पूछ सकता है, तुम क्या तुम्हारे पास कलम है, क्या तुम्हारे पास कलम है, तो क्या का तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब हाँ या ना में है ना, जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो आप डू लगाइए। ठीक है, हमने कहा वह बीमार है क्या, वह बीमार है क्या, तो क्या लिखेंगे, इज ही, इज ही इल, वह बीमार है क्या, या क्या वह बीमार है, किसी तरह से पूछा, आपने पूछा क्या वह बीमार है, वह बीमार है क्या वह तुम्हारा भाई है, इज ही योर ब्रदर। सिर्फ हम क्या करते जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे करते जा रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। देखो क्या वो आने वाला है, क्या तुम आने वाले हो, क्या क्या, आर यू टू कम, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आए। हमने कहा क्या उन लोगों को भीख मांगना पड़ता है, तो हैव दे टू बेग। हम कहना चाह रहे हैं क्या सूरज पूरब में निकलता है, तो क्या लिखेंगे, डज द सन, डज द सन राइज इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट, सिंपल सी बात, डज द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसका मतलब ये भी हुआ, इसको भी लिख लो, नोट करके लिख लो, एकदम नोट करके लिख लो, इसको आराम से लिख लो, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, एकदम साफ साफ लिखो, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, पहली बात ये। दूसरी बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है, ये भी लिखना है, ये दोनों बातें लिखना है, हिंदी में लिख लो, कोई इंग्लिश में अंग्रेज का ढाना बनने की जरूरत नहीं है, ताकि हमेशा समझ में आए। दो बातें बिल्कुल साफ साफ हो गई, कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो भी बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं बना सकते, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं बना सकते, और बिना हेल्पिंग वर्ब के हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं बना सकते। मतलब सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना हो तो भी, और सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो भी हेल्पिंग वर्ब का होना कंपलसरी है। सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं तो भी, सेंटेंस को एफर्मेटिव और सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब का होना कंपलसरी है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम इंटरोगेटिव, लिखो इसको भी, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बना रहे हैं लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं रखेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट्स के पहले रखना पड़ेगा, और इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस रूल को भी, ये दो रूल लिखना बहुत क्रूशियल हो गया, कि चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, कंपलसरी है। और वही, जहाँ एमिजार हैव हुआ तो आपने एमिजार हैव से बना दिया, जहाँ V1 है वहाँ हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, जहाँ V5 हो वहाँ हेल्पिंग वर्ब में डज हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है डू हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट में डू हो जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट में डज हो जाएगा। और दूसरी बात आपको क्या कहा गया, सिंगुलर में डज और प्लूरल में डू, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज और प्लूरल में डू। और क्या कहा कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ये कंपलसरी है, ये जरूरी है
कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्वेश्चन तो बनाएंगे जी लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले नहीं रखेंगे। तो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं रखा तो एरर हो गया। समझ आ रही बात? कि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं रखा तो गलत हो गई। अब यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एस क्वेश्चन में क्या फर्क है? जैसे आप देखो अभी क्या कहा कि अगर हमने क्या से पूछा ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको व्हाट रहता है, हु रहता है, हुम रहता है, हुज रहता है, विच रह सकता है, व्हेन रह सकता है, वेयर रह सकता है, हाउ रह सकता है। और ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, चाहकर भी हाँ या ना में नहीं दे सकते, चाहकर भी कुछ क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे देखो तुम क्या खाते हो, अब जवाब हाँ या ना में देके देखिए। कोई किसने पूछा तुम क्या पढ़ते हो, आप कह रहे हो क्या खाते हो, तो कहेगा पागल हो गया क्या, पूछ रहे हैं क्या, जवाब क्या दे रहे हो, ऐसे ही बोलेगा सब। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें क्या का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम क्यों आ रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम कैसे खेल रहे हो, तुम कब खेल रहे हो, तुम कहाँ खेल रहे हो, कौन तुम्हारी मदद करता है। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें जवाब हाँ या ना नहीं हो सकता। तो जब इस तरह के वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है इसको डब्ल्यू एच, क्योंकि सब में डब्ल्यू एच एक हाउ में भी डब्ल्यू एच है लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, डब्ल्यू पहले एच बाद में, लेकिन हाउ में है ही, सब में डब्ल्यू एच वर्ड इसलिए कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। तो इन सब क्वेश्चन जब हम वर्ड से जब क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। यानी जिस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है उसमें आपको व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह यूज करना पड़ जाता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। इसलिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, क्या लिखा था, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। वहां हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसका जवाब हाँ या ना में दे ही नहीं सकते, और ऐसे क्वेश्चन में आपको व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, इन तरह के वर्ड्स को लिखना जरूरी होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले वर्ड भी अगर बनाना हो तो इसमें भी बेसिक रूल यही कि डब्ल्यू एच वर्ड को पहले रखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लाओ, और फिर सब्जेक्ट लगाओ, और फिर इसको छोड़ दो, और इसमें मार्क। इसको छोड़ किस लिए दिया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, एम इज आर हो सकता है, तो यहाँ पे नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, टू प्लस भी वन हो सकता है। अगर यहाँ हैव एज है तो यहाँ क्या हो सकता है, टू प्लस भी वन हो सकता है, नाउन हो सकता है। यहाँ अगर डू डज है तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। इसलिए इस जगह को मैं अभी तक एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि हमने देखा यहाँ हेल्पिंग वर्ब 7 हो सकता है, 7। अब एम, इज, आर, डू, डज, हैव और हैज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 7 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। कितने, 7। एम, इज, अभी यही एक्सपीरियंस कर रहा ना, और भाई क्या क्या यूज किया, एम, इज, आर, हैव, हैज, डू और डज, इतने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में इतने अलग अलग मॉडल्स का यूज होता है, 7 डिफरेंट मॉडल्स का यूज होता है ना, 7 डिफरेंट मॉडल्स का यूज करते हैं हम लोग। तो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है इसके भी क्वेश्चन जो आएगा इसमें भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब चाहे आप यस नो क्वेश्चन बना रहे हैं कि आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना रहे हैं, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना रहे हैं, हम यस नो क्वेश्चन बना रहे हैं, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही पड़ेगा, ये दिमाग में बिठा, और ये भी दिमाग में बिठा लेना है कि अगर हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना भी नहीं है। दोनों बातें दिमाग में रखना है।
कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो चाहे वो यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चाहे वो हम डब्ल्यू एस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही है, जैसे इसमें रखा इससे पहले रखा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन अगर हम नहीं पूछ रहे तो बिना मतलब के भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। दोनों बातों को ध्यान में रखना है, दोनों बातों को ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई दोनों बातें। अब जरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो मार्क ऑफ डिक्शन लिखना क्या है, जरूरी है। जैसे हम लिखते हैं वाई डू यू नॉट प्ले, हाउ डज ही हेल्प यू, कि वो तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है। वॉट डू यू रीड, कि तुम क्या पढ़ते हो, सबका मीनिंग भी लिखते जाना, हिंदी मीनिंग भी, खाली क्वेश्चन बना के नहीं छोड़ देना। कि वाई डू यू नॉट प्ले, तुम क्यों नहीं खेलते हो। हाउ डज ही हेल्प यू, और तुम्हारी मदद कैसे करता है। व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। वेयर आर यू टू गो, तुम कहाँ जाने वाले हो। व्हाट हैज ही टू से, उसको क्या कहना है। व्हाट हैज ही टू से, उसको क्या कहना। अब हाँ या ना तो जवाब नहीं होगा। व्हेन इज ही टू कम, वह कब आने वाला है। हाउ इज ही अ फिलोसोफर, कि वह फिलोसोफर कैसे है, कैसे लगता है, कोई कैसे लगता है कि वह फिलोसोफर है, दार्शनिक है, कैसे लगता है कि वह फिलोसोफर है, दार्शनिक है। तो बना दिया, स्ट्रक्चर क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग इतने डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि फिर आगे के टेंस में खाली बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, एक यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें सिर्फ हेल्पिंग और आगे करते हैं, और एक स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू का हो गया, कि जिसमें हम डब्ल्यू वर्ड पहले लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब। चार स्ट्रक्चर पे हमको डिस्कस किया, चार स्ट्रक्चर डिस्कस होगा। एक तो हो गया अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी था, फिर नेगेटिव का, फिर इंटरोगेटिव में दो हो गए, यस नो क्वेश्चन का जिसमें कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, फिर डब्ल्यू क्वेश्चन का। दोनों का ध्यान रखना है। और क्या का ध्यान रखिएगा कि क्या से हम, इसका मतलब क्या का जो वर्ड है, क्या जो है, इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या से अगर हम यस नो क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती, और क्या से हम डब्ल्यू एस क्वेश्चन पूछते हैं, जब क्या से मतलब ये होता है कि कुछ जवाब आता है हाँ, तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है। यानी आपको जो शुरू में मैंने कहा था कि क्या की दो इंग्लिश होती है, वो समझ में आ गई बात। क्या कि क्या से अगर हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, तो फिर उस क्या की इंग्लिश नहीं होती है। हमने कहा क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। लेकिन क्या से अगर हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब हाँ या नहीं के अलावा कुछ और हो सकता है, तब उस क्या की इंग्लिश व्हाट होती है। जैसे हमने पूछा तुम क्या खेलते हो, तब हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता। अगर हम पूछे कि तुम क्या खेलते हो, तब हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता। तब हमें क्या कहना पड़ेगा, व्हाट डू यू प्ले। तो अब इस क्या की इंग्लिश व्हाट हुई, अब इस क्या की इंग्लिश जो है व्हाट हमने लिखा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर और है, उसको लेकर हम इसके टेंस को स्ट्रक्चर खत्म करेंगे, और फिर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे। एक होता है क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर यहाँ जो आना है अपने आराम से आएगा। वही स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। और डब्ल्यू एस का इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, डब्ल्यू तो डब्ल्यू एस वर्ड पहले आ जाएगा। अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मार्कआउट, किसी का भी इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे क्या, क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुमको नहीं जाना है, क्या तुमको नहीं बोलना है, तुमको क्यों नहीं बोलना है। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे हमने कहा इज ही नॉट इल, क्या वो बीमार नहीं है। हमने कहा वाई इज ही
नॉट सीरियस, वह गंभीर क्यों नहीं है, ये WH क्वेश्चन का नेगेटिव हो गया। हाउ डज ही नॉट वर्क, वो कैसे काम नहीं करता है, वो कैसे काम नहीं करता है। व्हेन डू यू नॉट प्ले, तुम कब नहीं खेलते हो। यहां से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, इज नॉट ही इल, इज नॉट ही इल, A B C कर दिया तो ये पक्का गलती हो गई। इस नॉट को हम बिल्कुल पहले नहीं रख सकते। इज नॉट अगर हमने ऐसे अलग अलग करके लिख दिया तो बिल्कुल एरर हो गया। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, इज नॉट ही इल, तो अब इसको सही करेंगे कैसे। नॉट को तो हमने सब्जेक्ट के पहले कर दिया, तो हम लोग अब नॉट को अगर हम ही के बाद ले जाएंगे तो ए में भी गलती हो जाएगी, बी में भी गलती हो जाएगी। तो फिर ग्रामर कहता है कि इस तरह के गलती के लिए आप अलग अलग वर्ड ही नहीं बनाइए। इज नॉट को अगर आपने अभी अलग अलग लिख दिया है तो अलग अलग वर्ड हो गया, ईच अलग वर्ड हो गया, नॉट अलग वर्ड हो गया। अब अलग वर्ड हो जाने के बाद की रूल क्या है कि भाई अगर नॉट अलग वर्ड है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट अगर अलग वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद ही जाएगा, ये रूल होता है। अब आप सब्जेक्ट के बाद अगर हम ले जाएंगे तो गलती तो फिर ए में भी हो जाएगी, बी में भी हो जाएगी, अब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ग्रामर ने कहा कि भैया अगर ऐसे बचना चाहते हो तो इसको अलग अलग वर्ड ही मत रहने दो, इसको एक वर्ड बना दो। अगर नॉट को आपको सब्जेक्ट के पहले ही रखना तो उसको अलग वर्ड बना के यूज मत करो, उसको एक वर्ड बना दो। एक वर्ड कैसे बनेगा, तो इज नॉट को इजेंट कर दो, ठीक है। डू नॉट को अलग लिख लेंगे, इससे बजाय क्या है, डोंट। तो इज नॉट, इजेंट या डोंट तो इजेंट या डोंट अगर हम लिखते हैं तो इजेंट या डोंट में क्या है कि शॉर्ट फॉर्म इजेंट और डोंट, अगर हम ये इस्तेमाल करें तो इजेंट और डोंट हम लिखते ही नहीं है, इजेंट और डोंट हम लिखते ही नहीं है। तो क्लियर, इजेंट और डोंट हम लिख नहीं रहे, इजेंट लिख रहे हैं, डोंट लिख रहे हैं, इजेंट लिख, तो ये डू नॉट को अलग अलग हम लिखते ही नहीं है। डू नॉट को हम लोग अलग अलग लिखते ही नहीं है। अगर हमको अलग अलग लिखना है, इसको अलग अलग अगर हमको लिखना है तो इसको हमको क्या करेंगे, तो या तो सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे या फिर क्या करना है, एक वर्ड बनाना है। तो डू नॉट को हमने क्या करेंगे, डोंट बना दिया, ठीक है। डज नॉट हमको लिखना था, तो डज नॉट को हम बिल्कुल सब्जेक्ट के पहले नहीं लिख सकते हैं। डज नॉट को हम लोग बिल्कुल सब्जेक्ट के पहले नहीं लिख सकते, डज नॉट को हम लोग सब्जेक्ट के पहले नहीं लिख सकते। क्लियर है, डज नॉट को हम लोग सब्जेक्ट के पहले नहीं लिख सकते। अगर हमको शॉर्ट करना है तो या तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लेना पड़ेगा या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा डजंट, या तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्या, डजंट। क्लियर है, इस दोनों बात को ध्यान में रखना है, इस दोनों बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है, डजंट, क्लियर है। डजंट यानी नॉट को जब भी यूज करना तो नॉट को या तो हमको सब्जेक्ट के पहले यूज करना है, सॉरी नॉट को सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट के पहले नॉट को यूज करना होगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। इससे कई बार आ चुका है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि नॉट को या तो सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, नहीं तो क्या करना, नॉट को सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल करना। ये था बेसिक स्ट्रक्चर और यही स्ट्रक्चर सब जगह चलेगा, कोई भी टेंस हो यही 5 स्ट्रक्चर चलना है। अफर्मेटिव बनना है, इंट्रोगेटिव बनना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनना है, अफर्मेटिव बनना है, नेगेटिव बनना है, इंट्रोगेटिव बनना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनना है। ज़्यादा ज़्यादा इंट्रोगेटिव के हम 2 फॉर्म मान लेंगे, इंट्रोगेट यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू क्वेश्चन, तो 5 स्ट्रक्चर, यही 5 स्ट्रक्चर होते हैं हर सेंटेंस, हर टेंस का यही होना है। या तो अफर्मेटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या यस नो क्वेश्चन होगा, या डब्ल्यू एस क्वेश्चन होगा, यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव होगा, डब्ल्यू एस क्वेश्चन का नेगेटिव होगा, ठीक है। यही दोनों, ये 6 किसी का भी, और बेसिकली तो 4 ही स्ट्रक्चर हुए, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सबको अगर जोड़ के तो अलग अलग करने लगे तो 6 स्ट्रक्चर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 6। नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, यस नो क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यू एस क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव हो गया और डब्ल्यू क्वेश्चन का नेगेटिव हो गया। इतने होते हैं, इतने स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी बात रह गई है
उसके बाद हम लोग अब प्रेजेंट टेंस को शुरू करेंगे।